नमस्कार साथियों, आपका हमारी YouTube चैनल जुगल टेक्निकल में हार्दिक स्वागत है। मैं जुगल राठौर। साथियों, जैसा कि आपको पता है कि सेंसस 2027 से HLO ऐप से रिलेटेड सारी जानकारी मैं आपको लगातार दे रहा हूं, सारी अपडेट में लगातार आपको जो है दे रहा हूं। इस वीडियो में हम बात करेंगे जो HLO ऐप में आपको डेटा एंट्री करनी है, तो आपको काफ़ी सारे सवाल हैं जिनके आपको जो है दिक्कत आ रही है। उन सवालों को लेकर मैंने यहाँ पर एक महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी बनाई है। इसको लेकर पूरी जानकारी क्या है, यानी कि आपके क्या सवाल है, उनकी क्या आंसर होंगे, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो पूरा वीडियो देखिए। और आप हमारे चैनल पे नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करके ऑल पर जरूर क्लिक करें, क्योंकि ऐसी लेटेस्ट जानकारी मैं आपको लगातार देता रहता हूँ। तो शुरू करते हैं। तो देखिए, यहाँ पर जो प्रश्नोत्तरी है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। काफ़ी सारे सवाल रहेंगे, उनके आपको यहाँ पर आंसर भी मिलने वाले हैं। देखिए, यहाँ पर प्रश्न नंबर 1 है, एक परिसर में 4 संरचनाएं हैं, आवास, रसोई, शौचालय और बैठक, सभी एक ही परिवार उपयोग करता है, आप क्या करेंगे। यानी कि एक परिसर में 4 संरचनाएं हैं, चारों आपको बता दी हैं, एक ही परिवार उपयोग करता है, तो आप क्या करेंगे। तो देखिए, इसका सही आंसर है सी, एक भवन और एक जनगणना मकान। यानी कि उसको एक भवन मानना है और एक जनगणना मकान मानना है। स्पष्टीकरण भी दे रखा है। देखिए, एक ही परिवार द्वारा एकीकृत उपयोग होने पर एक ही जनगणना मकान माना जाएगा। तो इस प्रकार आपको यहाँ पर एक ही उसको जनगणना मकान माना जाना चाहिए। अब देखिए, यहाँ पर और भी आंसर दे रखे हैं, इन सबकी विस्तृत व्याख्या यहाँ पर नहीं करेंगे क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं सिर्फ आपको आंसर और उसका स्पष्टीकरण बताने वाला हूँ। इसके बाद देखिए, दूसरा सवाल है, यहाँ पर एक भवन में 3 कमरे हैं, अलग अलग परिवार रहते हैं पर एक ही प्रवेश द्वार है, आप क्या करेंगे। यानी कि एक भवन में 3 कमरे हैं, अलग अलग परिवार रहते हैं पर एक ही प्रवेश द्वार है, तो आप क्या करेंगे। तो देखिए, इसका आंसर है एक जनगणना मकान। क्योंकि प्रवेश द्वार एक ही है तो आपको उसको एक ही जनगणना मकान मानना है। अगर प्रवेश द्वार अलग अलग होते तो आप उसको 2 जनगणना मकान, या 2 होते तो 2 जनगणना मकान, या 3 होते तो 3 जनगणना मकान मान सकते थे। लेकिन यहाँ पर प्रवेश द्वार एक ही, तो आपको एक ही जनगणना मकान मानना है। देखिए, इस प्रकार आंसर भी होगा। और देखिए, यहाँ पर स्पष्टीकरण भी दिया हुआ है, स्वतंत्र प्रवेश द्वार अनिवार्य शर्त हैं, एक प्रवेश होने पर एक ही जनगणना मकान आप उसको माने। इसके बाद देखिए, तीसरा सवाल है, यहाँ पर एक भवन का आधा भाग दुकान और आधा भाग आवास है। यानी कि आधे में तो दुकान है और आधे में आवास है, दोनों का अलग प्रवेश है, यानी कि दोनों के अलग अलग प्रवेश हैं, मालिक एक ही है, तो आप क्या करेंगे। यानी कि इस स्थिति में आप उसको क्या मानेंगे। तो देखिए, इसका आंसर है ए, 2 जनगणना मकान। क्योंकि आधा भाग में दुकान है और आधे भाग में आवास है, लेकिन दोनों का प्रवेश द्वार भी अलग है, तो आपको उसको 2 जनगणना मकान मानना है, मालिक भले ही एक ही हो। तो ये यहाँ पर बताया गया है। देखिए, स्पष्टीकरण में भी आप देखेंगे, अलग प्रवेश प्लस अलग उपयोग, अलग जनगणना मकान भले ही स्वामित्व एक हो, यानी कि आपको उसको अलग अलग जनगणना मकान मानना है। इसके बाद देखिए, तीसरा यहाँ पर चौथा सवाल है, 3 असंबंधित व्यक्ति साथ रहते हैं, यानी कि उनका कोई संबंध नहीं है, एक साथ रहते हैं पर अलग अलग खाना बनाते हैं। यानी कि साथ तो रहते हैं, अलग अलग खाना बनाते हैं, तो उस स्थिति में आप क्या करेंगे। तो देखिए, यहाँ पर 3 असंबंधित व्यक्ति हैं और अलग अलग खाना बनाते हैं, तो देखिए यहाँ पर उनको 3 परिवार मानना है, यानी कि आप उनको 3 परिवार मानेंगे। देखिए, यहाँ पर स्पष्टीकरण भी दिया गया है, असंबंधित व्यक्ति साझा रसोई नहीं होने पर अलग अलग परिवार आपको उनको मानना है। जैसा कि मैंने आपको बताया भी कि परिवार की अनिवार्य शर्त है रसोई, तो रसोई से ही आप उनका परिवार का पता लगा सकते हैं। तो यहाँ पर अलग अलग खाना बनाते हैं, तो ये अलग अलग परिवार ही आपको मानना है। तो यहाँ पर 3 परिवार रहेंगे। इस प्रकार और अन्य केस में भी आप पता कर सकते हैं रसोई के आधार पर। इसके बाद देखिए, 5वां सवाल है, यहाँ पर एक परिवार तिरपाल से ढके ढांचे में रहता है, यानी कि उसका जो ढांचा है वो तिरपाल से ढका हुआ है छत पे। तो देखिए, यहाँ पर इसको आप क्या मानेंगे, सामान्य परिवार, आवासीय संरचना में ही आपको लेना है। यानी कि एक परिवार है, तिरपाल से ढके संरचना है, तो आप उसको आवासीय संरचना मानेंगे और सामान्य परिवार में उसकी गिनती करेंगे। देखिए, यहाँ पर स्पष्टीकरण भी दिया गया है, छत भले अस्थायी होने पर बेघर नहीं माना जाएगा। यानी कि छत है अस्थायी होगी फिर भी आपको उसको बेघर नहीं मानना है, ये भी यहाँ पर बताया गया है। इसके बाद देखिए, यहाँ पर छठा सवाल है, आपने भवन 10 और 11 के बीच नया भवन पाया, तो आप क्या करेंगे, तो उसको क्या नंबर देंगे। तो देखिए, इसका सही आंसर है बी, 10/1 देंगे। यानी कि यहाँ पर अगर आपको 10 या 11 के बीच में एक नया भवन मिल जाता है, उस स्थिति में आपको उसको 10/1 नंबर देना है। 2 मिल जाते हैं तो 10/2 दे सकते हैं, और आगे वाला नंबर के ही आपको आगे देना है। ये मैंने आपको पहले ही जो वीडियो बनाया था जिसमें आपको भवन नंबर कैसे देना है, लाइन नंबर कैसे देना है, और जो जनगणना मकान
बैंक नंबर कैसे देना है, परिवार वगैरह के नंबर कैसे देना है, कोड वगैरह कैसे बनने हैं, सारी अगर वो जानकारी आपको जाननी है तो इसका मैंने अलग से वीडियो बनाया हुआ है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। देखिए इस प्रकार का वीडियो है तो उसको आप जाकर देख सकते हैं और विस्तृत दिशा निर्देश भी उसमें मैंने बताए हुए हैं। इसके बाद देखिए सवाल नंबर 7 है, एक परिवार में सबसे अधिक कमाने वाला सदस्य अलग शहर में रहता है। यानी कि एक परिवार है उसमें सबसे अधिक कमाने वाला जो व्यक्ति है वो अलग शहर में रहता है, जबकि घर का संचालन एक युवा महिला करती है। यानी कि एक युवा महिला उसका संचालन कर रही है। उस स्थिति में देखिए आप यहाँ पर क्या करेंगे, तो देखिए मुखिया किसको मानेंगे, तो जो देखिए जो निर्णय लेता है वही मुखिया है। यानी कि मुखिया आप उसको ही माने जो निर्णय लेता है, यानी कि उस घर में जो भी निर्णय लेता है उसको आप मुखिया माने। इसकी यहाँ पर आप विशेष ध्यान रखिए। देखिए यहाँ पर स्पष्टीकरण भी दिया हुआ है, मुखिया वो है जो परिवार का संचालन निर्णय करता है, न कि आयु लिंग के आधार पर आप मुखिया का चयन करेंगे। ये भी आपको ध्यान रखना है कि आयु या लिंग देखकर आप उसका चयन कर ले कि सबसे बड़ा व्यक्ति है आप इसको मुखिया बना दे। ये देख ले आप उस परिवार में जो भी मुखिया होगा वो सारे निर्णय वगैरह संचालन वगैरह करता है, वही उसको आप मुखिया रखें। इसके बाद देखिए एक 8वां सवाल है, इसको भी देखिए आप। एक लंबी पंक्ति में जुड़ी हुई संरचना है, यानी कि लंबी पंक्ति है, एक लंबी संरचना है, सभी एक जैसी संरचना में है, यानी कि सभी एक जैसे दिखते हैं, साझा दीवारें हैं, पर प्रत्येक का अलग अलग दरवाजे, यानी कि सबके अलग अलग दरवाजे हैं। कुछ का उपयोग दुकान में, कुछ का आवास के रूप में है, निर्माण अलग अलग समय में हुआ है। आप इन्हें कैसे दर्ज करेंगे, यानी कि कुछ का उपयोग दुकानों में हो रहा है, कुछ का आवास में हो रहा है, निर्माण भी अलग अलग समय पर हुआ है, तो आपको इन्हें कैसे दर्ज करना है। तो देखिए इसका सही आंसर है बी, कई भवन कई जनगणना मकान। यानी कि उसमें कई भवन हो सकते हैं, कई जनगणना मकान हो सकते हैं, क्योंकि सबका दरवाजा अलग अलग है, तो आपको उसमें कई भवन भी मान सकते हैं और कई जनगणना मकान भी मान सकते हैं। देखिए यहाँ पर स्पष्टीकरण भी दिया हुआ है, एक जैसा दिखता है एक भवन मान लेना, ये आपकी गलतफहमी है। यानी कि आप ऐसा नहीं करें कि एक जैसा दिखता है तो एक भवन मान लेते हैं। आप उनको जो एक जैसी संरचना है तो उसमें अलग अलग भवन भी हो सकते हैं, एक मतलब कई भवन हो सकते हैं और कई जनगणना मकान हो सकते हैं। तो इस प्रकार ये आप देख लें। इसके बाद देखिए प्रश्न नंबर 9 है, 3 छात्र एक फ्लैट में रहते हैं, एक साथ खाना बनाते हैं, पर एक छात्र अलग खाना खाता है, परिवार कितने होंगे। यानी कि 3 छात्र एक प्लेट में रहते हैं, एक साथ खाना बनाते हैं, पर एक छात्र अलग खाना खाता है, परिवार कितने होंगे। तो देखिए यहाँ पर बी आंसर आएगा, क्योंकि 2 सामान्य परिवार हैं तो आपको यहाँ पर 2 ही इसको मानना है। देखिए यहाँ पर स्पष्टीकरण भी दिया गया है, असंबंधित व्यक्ति एक साथ रहना मतलब एक परिवार नहीं है, बल्कि एक ही साझा रसोई से खाना प्राप्त करना। यहाँ पर मैंने बताया था कि रसोई को ही आप आधार मानेंगे, तो इसके आधार पर आप यहाँ पर तय करेंगे कि परिवार कैसा है। देखिए दूसरा सवाल इससे ही रिलेटेड है। देखिए 3 छात्र एक फ्लैट में रहते हैं, यदि तीनों अलग अलग खाना खाते हैं परिवार कितने होंगे। तो देखिए इसका आंसर है 3 सामान्य परिवार, क्योंकि तीनों अलग अलग खाना खाते हैं तो परिवार कितने हैं, यहाँ पर 3 हो गए। देखिए यहाँ पर स्पष्टीकरण भी दिया गया है, असंबंधित व्यक्ति एक साथ रहना मतलब एक परिवार नहीं, बल्कि एक ही साझा रसोई से खाना प्राप्त करना इसका आधार रहेगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर एक और सवाल है, एक पीजी यानी कि पेइंग गेस्ट में 6 लोग रहते हैं, पीजी रजिस्टर्ड नहीं है पर सभी एक ही रसोई से खाना खाते हैं, इसे कैसे वर्गीकृत करेंगे। यानी कि पेइंग गेस्ट इसमें 6 लोग रहते हैं या 10 लोग रहते हैं, पीजी रजिस्टर्ड भी नहीं है और एक ही रसोई से खाना खाते हैं, तो आपको इसको कैसे वर्गीकृत करना है। तो देखिए इसको सामान्य परिवार के रूप में आप वर्गीकृत करेंगे। देखिए यहाँ पर स्पष्टीकरण भी दिया गया है, पीजी का संस्थागत होने के लिए रजिस्टर्ड होना आवश्यक है, यानी कि जो पीजी का है उसका संस्थागत होने के लिए रजिस्टर होना आवश्यक है। इसके बाद देखिए एक और यहाँ पर सवाल है, एक बड़े भवन में निम्न स्थिति है। देखिए यहाँ पर एक बार स्थिति चेक करें आप, भूतल देखिए 3 दुकानें अलग प्रवेश है, यानी कि भूतल पर 3 दुकानें हैं उनका अलग अलग प्रवेश है। प्रथम तल पर 2 फ्लैट है अलग प्रवेश, यानी कि उनका अलग प्रवेश होता है दोनों फ्लैट में। पीछे एक कमरा जहाँ चौकीदार रहता है अलग प्रवेश होता है उसका भी। छत पर देखिए अस्थायी शेड में एक परिवार रहता है। तो कुल जनगणना मकान कितने होंगे। तो देखिए यहाँ पर सही उत्तर है 7, क्योंकि देखिए 3 दुकानें अलग प्रवेश होता है तो 3 ये हो गए, 2 फ्लैट है तो 2 ये हो गए, और देखिए एक चौकीदार पीछे रहता है उसका भी अलग प्रवेश द्वार है तो 6 यहाँ पर टोटल हो चुके हैं। और छत पर अस्थायी शेड में एक और परिवार रहता है तो यहाँ पर टोटल 7 हो चुके हैं। तो कुल जनगणना मकान यहाँ पर 7 होंगे। देखिए यहाँ पर स्पष्टीकरण भी दिया हुआ है, 3 दुकान प्लस 2 फ्लैट, और देखिए यहाँ पर एक चौकीदार कक्ष और एक छत शेड, अलग प्रवेश अलग उपयोग अलग जनगणना मकान। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि अलग अलग उनका उपयोग होता है, अलग प्रवेश होता है, तो उसको अलग जनगणना मकान आपको मानना है।
इसके बाद देखिए यहाँ पर एक और सवाल है। देखिए एक संरचना है जिसमें छत का 70% हिस्सा है, बाकी खुला है, आंशिक निर्माण क्या करेंगे? तो आपको देखिए भवन मानेंगे, यानी कि 70% हिस्सा है तो आप उसको भवन मानेंगे। देखिए यदि संरचना रहने योग्य है, छत पर्याप्त है तो भवन माना जाएगा, यानी कि उसको आपको भवन मानना है। इसके बाद देखिए दूसरा सवाल है। यहाँ पर एक भवन में 3 फ्लैट हैं, 2 में परिवार रहते हैं, तीसरा खाली, तो जनगणना मकानों की संख्या क्या होगी? तो देखिए जनगणना मकान 3 होंगे क्योंकि 2 में परिवार रहते हैं और तीसरा खाली है, तो फिर भी यहाँ पर जो जनगणना मकान है वो 3 रहेंगे। देखिए जैसा कि मैंने पहले ही बताया आपको, पृथक प्रवेश द्वार, पृथक उपयोग, अलग जनगणना मकान आपको मानना है। और देखिए यहाँ पर कुछ सवाल अलग भी हैं, जैसे कि देखिए एक मकान में फर्श 60% टाइल का हो रहा है और 40% सीमेंट है, लेकिन उत्तरदाता सीमेंट कहता है, यानी कि आपने जिससे भी पूछा मकान वाले से, उसने आपको बताया कि सीमेंट का हमने यहाँ पर फर्श करवा रखा है, तो आप क्या दर्ज करेंगे? तो आपको देखिए यहाँ पर दर्ज क्या करना है? तो देखिए उत्तरदाता को प्रमुख सामग्री का अर्थ समझाएंगे और उससे अधिकांश भाग में लगी सामग्री जैसे कि टाइल ज्ञात करेंगे। उनको बताएंगे कि आपके अधिकतर फर्श में टाइल लगी हुई है, सीमेंट आपके कम एरिया में लगी हुई है, तो आपको यहाँ पर टाइल बताना है, तो आप उसको भी यहाँ पर बताएंगे। और उत्तरदाता प्रश्न समझ नहीं पाते हैं, उन्हें प्रश्न सही प्रकार से बताएं ताकि वो आपको सही आंसर भी दे। इसके बाद देखिए यहाँ पर चौथा सवाल है। दीवार बाहर से प्लास्टर और पेटेंट है, अंदर ईंटें हैं, लेकिन मालिक कहता है कंक्रीट है, क्या करेंगे? यानी कि उस स्थिति में आप क्या करेंगे? तो उसको बताएंगे, सही प्रकार पूछताछ करके वास्तविक सामग्री दर्ज करें। देखिए स्पष्टीकरण, अनुभवी प्रगणक सही प्रकार पूछताछ करता है, ब्लाइंड एक्सेप्टेंस नहीं, यानी कि वो सही से पूछेगा और सही से जानकारी को दर्ज करेगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर एक और सवाल है। उत्तरदाता दीवार की सामग्री के विषय में कुछ भी नहीं जानता, लेकिन आपको अनुभव से लगता है कि ये पक्की ईंट है, तो क्या करेंगे? तो आप क्या करेंगे? तो देखिए यहाँ पर कोड 0 दे। तो देखिए यहाँ पर आपको स्पष्टीकरण दिया गया है। व्यापक पूछताछ आवश्यक, लेकिन अनुमान आधारित प्रविष्टि आपको नहीं करना है। तो यहाँ पर आप देख लें कि आपको क्या करना है, सही जानकारी होने पर ही आप उसको करें। इसके बाद देखिए यहाँ पर छठा सवाल है। आरसीसी की छत है लेकिन ऊपर पूरी तरह टाइल बिछी हुई है, क्या दर्ज करेंगे? यानी कि आरसीसी की छत है और ऊपर पूरी टाइल बिछी हुई है, तो क्या दर्ज आपको करना है? तो देखिए यहाँ पर आपको आरसीसी ही करना है क्योंकि छत आरसीसी से डली हुई है, टाइल उसने सपोर्टर के रूप में लगाए हुए हैं। देखिए यहाँ पर बताया गया कि अतिरिक्त लेयर टाइल छत की मूल सामग्री नहीं बदलती, चाहे मौसम से रक्षा करती प्रतीत होती हैं। तो यहाँ पर ये भी आपको ध्यान रखना है कि मूल जो होता है उसको आप मूल को ही आप ध्यान रखें। देखिए यहाँ पर एक और सवाल महत्वपूर्ण है। देखिए एक मकान में सामने किराना दुकान है और पीछे उसी परिवार का निवास है, दोनों के लिए अलग अलग प्रवेश द्वार हैं, तो सही वर्गीकरण क्या होगा? तो देखिए इसका सही उत्तर है सी, 2 अलग जनगणना मकान, आवास प्लस दुकान, अलग प्रवेश द्वार, अलग उपयोग होने पर प्रत्येक इकाई अलग जनगणना मकान मानी जाएगी। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, यानी कि कंडीशन अलग अलग हो सकती है लेकिन जो सिस्टम रहेगा वो वही रहेगा। जैसे यहाँ पर देखिए एक और सवाल है। एक पुजारी मंदिर के अंदर ही पीछे रहता है और कोई अलग प्रवेश द्वार नहीं है, तो क्या मानेंगे? तो देखिए यहाँ पर आपको उसका आंसर देना है आवास सह मंदिर, यानी कि आवास के साथ मंदिर। देखिए यहाँ पर बताया गया है कि एक ही प्रवेश होने पर मिश्रित उपयोग, आवास सह अन्य उपयोग, आप उसको करेंगे। देखिए एक और यहाँ पर सवाल दिया हुआ है। देखिए एक व्यक्ति दिन में दुकान चलाता है और रात में उसी दुकान में सोता है, तो उपयोग क्या होगा? यानी कि उसका उपयोग क्या होगा? तो देखिए आवास सह दुकान। यहाँ पर देखिए आंसर सी दिया हुआ है, स्पष्टीकरण दिया गया है आवास सह अन्य उपयोग, क्योंकि एक ही जनगणना मकान का मिश्रित उपयोग हो रहा है, यानी कि उसमें वो दुकान भी चला रहा है, आवास भी कर रहा है, तो यहाँ पर आवास सह अन्य उपयोग आप करेंगे, एक ही जनगणना मकान का मिश्रित उपयोग आप बताएंगे। देखिए एक और यहाँ पर महत्वपूर्ण सवाल है। एक छात्र 2 साल से दूसरे शहर में पढ़ रहा है और वो वहीं रह रहा है, क्या उसे परिवार की संख्या में शामिल करेंगे? तो देखिए सम्मिलित नहीं करेंगे, यहाँ पर इसका आंसर है सम्मिलित नहीं करेंगे, केवल सामान्य निवासी शामिल होते हैं। जैसा कि आपको यहाँ पर बताया गया है कि कोई छात्र 2 साल से दूसरे शहर में पढ़ रहा है, वहीं रह रहा है, तो उसे परिवार की संख्या में शामिल अभी नहीं करना है, सम्मिलित नहीं करना है। और देखिए एक और यहाँ पर महत्वपूर्ण सवाल है। जैसे कि देखिए एक झुग्गी में रहने वाला परिवार किसी को किराया नहीं देता और ज़मीन पर अतिक्रमण है, तो कोड क्या देंगे? तो देखिए यहाँ पर आंसर है डी 4, यहाँ पर कोड देंगे 4, अनधिकृत अतिक्रमण या प्राकृतिक आश्रय अन्य श्रेणी में आप उसको चयनित करेंगे।
एक और सवाल यहाँ पर देखिए, दो परिवार एक ही कमरे को साझा करते हैं, यानी कि दो परिवार एक ही कमरे को साझा करते हैं, यानी कि एक ही कमरे में रहते हैं। परिवार के पास उपलब्ध कमरों की गिनती, तो आप उनको जो कमरे गिनेंगे, देखिए दोनों के लिए 0। देखिए यहाँ पर सी आ जाएगा, साझा कमरा किसी के लिए नहीं गिना जाएगा, यानी कि दो परिवार हैं, दोनों के किसी के लिए भी वो नहीं गिना जाना है, ये भी आपको ध्यान रखना है। एक और सवाल यहाँ पर देखिए, एक परिवार RWA के आरओ प्लांट से पाइप के माध्यम से पानी लेता है, लेकिन घर में उसे उबाल कर पीता है। मुख्य स्रोत क्या दर्ज होगा, यानी कि उसका मुख्य शर्त जो दर्ज है, स्रोत क्या है, तो देखिए उपचारित नल जल। देखिए बी, क्योंकि आरओ प्लांट से पाइप द्वारा सप्लाई उपचारित स्रोत है, घरेलू उबालना यहाँ संगत नहीं है, यानी कि वो जो है आरओ प्लांट से उसके पानी आ रहा है तो उपचारित स्रोत से, ये आप उसको बताएंगे, चाहे वो घर में कुछ भी करके उसको काम लेता हो। इसके बाद देखिए यहाँ पर परिवार बोतल बंद पानी खरीदता है, लेकिन उसे घर तक डिलीवर किया जाता है। उपलब्धता दूरी, तो देखिए यहाँ पर आप परिसर के भीतर ही उसको बताएंगे, डिलीवरी विद इन प्रीमिसेस माना जाएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर एक और सवाल है, परिवार कभी कभी मोमबत्ती कभी बिजली का उपयोग करता है, लेकिन अधिकांश समय बिजली स्रोत। तो यहाँ पर आपको जो है स्रोत लेना है वो बिजली ही लेना है, क्योंकि जिस तरह कि मैंने आपको बताया है कि अधिकांश समय उपयोग निर्णायक है, यानी कि जो भी वो अधिकांश चीज़ें उपयोग में लेता है, अधिकांश चीज़ें हैं उसको आप निर्णायक मानेंगे। किसी भी केस में हो सकता है स्थिति, मुखिया के केस में हो सकता है, दीवारों के केस में, छत के केस में, फर्श के केस में, या नल के, शौचालय, LPG वगैरह सारे यहाँ पर जो अधिक चीज़ें होती हैं उसको आप निर्णायक मानेंगे, यानी कि उनको आप मूल रूप से जो है शामिल करेंगे। इसके बाद देखिए परिवार में शौचालय उपलब्ध है, लेकिन कुछ सदस्य कभी कभी खेत में जाते हैं, तो सही कोड क्या होगा, तो देखिए यहाँ पर केवल परिवार के लिए, यानी कि यहाँ पर परिवार के लिए। और देखिए प्रश्न शौचालय की सुलभता है, शौच स्थल की पसंद से संबंध नहीं है, तो परिवार में शौचालय उपलब्ध हैं, लेकिन कुछ सदस्य कभी कभी खेत में जाते हैं, तो सही कोड आपको केवल परिवार के लिए यूज करना है। अब देखिए यहाँ पर एक और महत्वपूर्ण सवाल है, जैसे कि देखिए परिवार के पास गैस कनेक्शन नहीं है, किंतु मुख्य रूप से गैस पर ही खाना मकान के अंदर स्थित रसोई घर में बनता है। कभी कभी अधिक मेहमान आने पर बाहर चूल्हे पर भी खाना बनाता है। कॉलम 24 और कॉलम 25 में क्या कोड प्रविष्ट करेंगे, तो देखिए इसका सही जवाब है बी, क्योंकि देखिए यहाँ पर 24 में 2 आ जाएगा और 25 में कोड नंबर यहाँ पर 6 आ जाएगा। देखिए यहाँ पर स्पष्टीकरण दिया गया है, प्रश्न 24 में गैस कनेक्शन परिवार के पास होना आवश्यक है, चाहे किसी के नाम भी हो। प्रश्न 25 की बात करें तो वास्तविक रूप से प्रयोग किए जा रहे मुख्य दिन के संबंध में ये यहाँ पर रहेगा, तो ये आप देख लेंगे। इसके बाद देखिए यहाँ पर जो प्रश्न नंबर 6 है, इसमें देखिए परिवार के पास सोलर सिस्टम है, किंतु ऑन ग्रिड होने से बिजली ग्रिड में जाती हैं, वो तो बिजली के कनेक्शन का ही उपयोग करता है। प्रकाश का मुख्य स्रोत क्या होगा, तो देखिए प्रकाश का मुख्य स्रोत होगा सौर ऊर्जा, क्योंकि देखिए ऑन ग्रिड सिस्टम भी परिवार के 10 महीने के बिल पर आधारित होता है और अधिकतम उपभोग के आधार पर संयंत्र स्थापित करते हैं, अतः सामान्यतः से सौर ऊर्जा ही मानेंगे, यानी कि ऑन ग्रिड सिस्टम है फिर भी आपको उसको जो है सौर ऊर्जा ही करना है। तो इस प्रकार साथियों यहाँ पर और भी काफ़ी सारे सवाल है, काफ़ी सारे साथियों के काफ़ी सारे सवालों के लगातार मुझे मैसेज मिल रहे हैं, कमेंट के माध्यम से मिल रहे हो या और भी सोशल मीडिया के माध्यम से मिल रहे हो, तो जो यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी थी मैंने आपको सामने देने का प्रयास किया। हो सकता है मैं आगे आपको और भी प्रश्नोत्तरी के माध्यम से अलग अलग जानकारियाँ देता रहूँ, और भी आपको मैंने जैसे HLO ऐप पर आपको डाटा एंट्री कैसे करनी है, पूरे 34 सवाल कैसे फिल करना है, या आपके HLO ऐप में क्या क्या दिक्कत आ रही है, प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो उनका सोल्यूशन क्या है, और आपके सारी जानकारी मैंने लगातार जो है हमारे चैनल के माध्यम से दी है। अगर वो सब वीडियो आप देखना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएंगे, जहाँ जाकर आप पूरी जानकारी कर सकते हैं। तो ये थी साथियों यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी। आपको हमारी जानकारी कैसी लगी, जानकारी अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करके ऑल पर जरूर क्लिक करें, क्योंकि ऐसी लेटेस्ट जानकारी मैं आपको लगातार देता रहता हूँ। धन्यवाद साथियों, फिर मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।